सकता है, ऑक्सफोर्ड की होगी। जिस तरह मैंने इंसाइक्लोपीडिया में बात की थी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड इंसाइक्लोपीडियाज मौजूद होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं, सेम इसी तरह सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिक्शनरीज भी मौजूद होती हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया। फिजिक्स की डिक्शनरी अलग, मतलब फिजिक्स की टर्म्स जहाँ वो इकट्ठी कर दी जाती हैं ताकि सब लोग, अगर जिस तरह इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरीज के अंदर ख़ास तौर पर जो जो सब्जेक्ट्स उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जा रहे होते हैं, तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड डिक्शनरीज को जो है वो परचेज किया जाता है, ताकि हम स्टूडेंट्स को जो है वो सेपरेट सब्जेक्ट के ऊपर भी फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा जी, यहाँ तक अगर आपको ये दो जो रेफरेंस सोर्सेज मैंने आपको बताए अगर क्लियर, तो सिर्फ एक मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि यहाँ तक बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले फिर मैं एक बात रिपीट कर दूं, कल भी मैंने ये बात की थी कि इररेलीवेंट मैसेज जो है आप ना किया करें। इररेलीवेंट मैसेज से मुराद ये है कि जब हम क्लास ले रहे हैं तो फिर आप कंसंट्रेशन के साथ क्लास लें, आपस में चैट ना करें। और ये टोटली इररेलीवेंट क्वेश्चन है जी कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो आप खुद उसको ठीक करें। सबको बताने की क्या जरूरत है कि नहीं चल रहा है, मुझे फला एरर है। तो आपको पब्लिक चैट में इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब लेक्चर चल रहा होता है। तो लोग फिर चैटिंग को पढ़ना जो है वो शुरू कर देते हैं, और जो बात चल रही होती है उससे वो उनके फिर कुछ जो है वो पल्ले नहीं रहता है। तो इसलिए मैं फिर कल की तरह दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि जब बात हो रही होती है तो आप मैसेजेस से परहेज करें। मैंने कल भी अर्ज की थी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें। हैंड रेज करने के बाद जैसे ही मैं आपसे कहूँ तो फिर आप अपना क्वेश्चन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और इस तरह की चैट मैंने कल भी कहा था और अभी भी अर्ज कर रहा हूँ कि आप इस तरह की चैटिंग जो है वो आपस में, स्पेशली जब क्लास शुरू हो चुकी हो, तो फिर ना किया करें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इंसाइक्लोपीडियाज की, डिक्शनरीज की, और यहाँ तक अगर आपको बात जो है वो क्लियर हो गई है तो अब हम बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बात करते हैं थिसारस की। थिसारस क्या, ये भी जर्नल रेफरेंस सोर्स के तौर पर यूज होता है। थिसारस थिसारस बेसिकली जो है आपको, आप आप कोई वर्ड अगर सर्च करते हैं ना तो थिसारस आपको उसके साइनोनियम्स बताता है। ठीक है, उसके जितने भी पॉसिबल रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो आपको थिसारस बताता है। ठीक है, ये थिसारस कहलाता है। थिसारस के अंदर आपके जितने भी पॉसिबल उस वर्ड के सिनोनियम्स बन सकते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, ये आपका थिसारस है। जिस सेम अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, डिक्शनरी स्टाइल होता है, बट डिक्शनरी में तो सिर्फ मीनिंग्स होते हैं या दो चार लैंग्वेजेस होती हैं, मीनिंग के साथ उसने उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। लेकिन यहाँ पर थिसारस के अंदर सिर्फ वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है, उसको साइनोनियम्स कहते हैं। वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स जो है उनको साइनोनियम्स कहते हैं। तो थिसारस के अंदर साइनोनियम्स होते हैं। ठीक है, जितने पॉसिबल साइनोनियम्स होते हैं वो आपको उसकी पूरी एक लिस्ट बताता है। ठीक है, अक्सर ये होता है कि हम एक वर्ड जो है वो यूज करना चाहते हैं लेकिन हम समझते हैं कि ये वर्ड यहाँ पर सूटेबल नहीं है। जिस तरह हम उर्दू में हमारे बहुत सारे अल्फाज होते हैं ना, हम कहते हैं जी कि ये लफ्ज यहाँ पर सूट नहीं करता, इसकी जगह ये लफ्ज होना चाहिए, इसकी जगह ये लफ्ज होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारी कुछ और होती है और अनऑफिशियल लैंग्वेज कुछ और होती है। हम लाइफ के अंदर बात कर रहे होते हैं वहाँ होती है कुछ और होती है, दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं लैंग्वेज कुछ और होती है। तो सेम इसी तरह हर लफ्ज की अपनी एक अहमियत होती
है और देखना ये होता है कि कौन सा लफ्ज कहाँ पर ज्यादा सूटेबल होता है, कि उसका मीनिंग उसके उस सेंटेंस के साथ कितना जो है वो जुड़ता है। तो इसीलिए साइनोनियम्स को जो है वो यूज किया जाता है, साइनोनियम्स को देखा जाता है। आजकल तो वैसे आसान है, जब आप MS ऑफिस में वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो आप एक वर्ड टाइप करें, उसके ऊपर राइट क्लिक करें और सिनोनिम्स की ऑप्शन में आ जाए, तो आपको 5, 6, 8, 10 सिनोनिम्स वहीं पर बता देता है, बजाय इसके कि आप थिसारस को जाकर कंसल्ट करें। लेकिन जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं या कोई कोई चीज़ आप पढ़ रहे होते हैं, उससे रिलेटेड कोई सिनोनियम देखना चाहते हैं, तो आप थिसारस को जो है वो कंसल्ट करते हैं। और स्पेशल जो टर्म्स होती हैं, अब MS ऑफिस में तो कोशिश तो उनकी भी होती है कि इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स जो है कर लें, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप जो है टर्म्स उसको देखना चाहेंगे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, फिर वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए फिजिकली लाइब्रेरीज जो है ये थिसारस पे परचेज करके अपने पास रखते हैं, ताकि मुख्तलिफ रिसर्च करने वाले लोग, MPhil PhD स्कॉलर्स जो अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। मैंने कल भी ज़्यादातर बात जो है वो इसी के ऊपर की थी, रिसर्चर और स्कॉलर्स के ऊपर, कि हमारा जो रेफरेंस सेक्शन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो यही हमारे स्कॉलर्स लोग होते हैं, जो उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने कल भी बात की थी कि वो जो है जब भी उनको बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी जिसके ऊपर वो सर रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, तो वो यही इंसाइक्लोपीडिया से, डिक्शनरी से, सिनोनियम, थिसारस वगैरह से, यहीं से ही चीज़ें जो है वो इकट्ठी करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक बेसिक सोर्सेज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं हमारे पास, कि हम किस तरह से जो है वो रिसर्चर स्कॉलर्स को फैसिलिटेट करते हैं। मैंने इसीलिए बार बार परसों भी बात की थी कि यहाँ पर जो लाइब्रेरियन होता है, रेफरेंस लाइब्रेरियन, उसके पास ये स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। अब ये स्किल्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप अपने यूजर्स को फिर सर्विसेज कैसे देंगे? अगर आपको ही नहीं पता होगा कि इंसाइक्लोपीडिया के अंदर ये सेक्शन है, इसी तरह से इसको सर्च करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ से किस तरह निकालते हैं और विद इन टाइम और बगैर यूजर्स का टाइम वेस्ट किए हम किस तरह उनको सर्विसेज दे सकते हैं। और डिक्शनरीज, मुख्तलिफ डिक्शनरीज, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं उसके, थिसारस को कैसे कंसल्ट करते हैं। तो जब तक आप इस तरह के तमाम रेफरेंस सोर्सेज में एक्सपर्ट नहीं होंगे, तब तक आप यूजर्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए लाइब्रेरियन को जो है वो आम रिसर्चर्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट होना पड़ता है, स्किलफुल होना पड़ता है, क्योंकि उसने तमाम किस्म के यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। कोई स्पेसिफिक 1-2 यूज़र्स नहीं होते हैं उनके पास तो जो जितनी कम्युनिटी है, जितने लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, वो सारे जो है उनके पास आते हैं। तो हर एक का टॉपिक डिफरेंट होता है, तो हर एक को फैसिलिटेट करना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फिर रेफरेंस लाइब्रेरियन की स्किल्स जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो इन सब को फैसिलिटेट कर सके, इन सब को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे थिसारस की। थिसारस प्रोवाइड साइनोनियम्स फॉर वर्ड्स विद रिलेटेड मीनिंग्स। ओके, अभी मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। थिसारस प्रोवाइड साइनोनियम्स फॉर वर्ड्स with related meanings. You might choose to use a thesaurus when you are looking for an alternative definitions to words you find yourself using frequently. वही बात है, जब आप एक लफ्ज का अल्टरनेटिव वर्ड ढूंढ रहे होते हैं तो आपको थिसारस जो है वो यूज करना पड़ता है। थिसारस often includes antonyms. Thesaurus often include antonyms or words with the opposite meaning of the one you look up. थिसारस जो है साथ में आपको एंटोनियम्स भी बता देता है कि इसका अपोजिट क्या होगा। बाज़ दफ़ा आपको वर्ड सेलेक्ट करने में मुश्किल हो रही होती है, अगर आप उसका अपोजिट भी साथ देख लेते हैं तो फिर वर्ड की सिलेक्शन आसान हो जाती है, उसको उसकी क्लैरिटी हो जाती है इंसान को कि उसका अपोजिट देखने से कि इसका अपोजिट क्या है, which can also be helpful when trying to determine alternative ways to say the same message. Definitely, तो
सेम मैसेज कन्वे करने के लिए आप जो है उसके सिनोनिम्स देख सकते हैं। उसका अपोजिट देखने से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है और ज़्यादा आसानी से आप वो वर्ड जो है वो आप वो सेंटेंस लिख सकते हैं। सेम इसी तरह आप अगर सेम प्रैक्टिस अपने साथ करें तो आपकी अपनी भी राइटिंग पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी अपनी राइटिंग पावर भी स्ट्रांग होगी, आपकी अपनी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी। आपको साथ के साथ वर्ड, उसका सिनोनियम और उसके एंटोनियम्स, आपकी वोकेबलरी जो है वो बढ़ाती चली जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई रेफरेंस लाइब्रेरियन इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो आप खुद सोचें कि वो कितना स्किलफुल होता चला जाएगा वक्त के साथ साथ। तो इसीलिए कल मैंने बात की थी कि रेफरेंस लाइब्रेरियन जो है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है। जहाँ जिम्मेदारी होती है वहाँ पर वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाता है। कुछ इस तरह के लाइब्रेरियंस को सामने रखते हुए फिर इसीलिए कहते हैं कि लाइब्रेरियंस आर द प्रोफेसर ऑफ द प्रोफेसर्स, टीचर ऑफ द टीचर्स। इसीलिए लाइब्रेरियंस को जो है वो ये मकाम हासिल होता है कि वो देखें कितने लोगों को रिसर्च करवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स से गुजर रहे होते हैं और फिर उनकी रिसर्च में देखें कितनी ज़्यादा उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि लाइब्रेरियन डेप्थ में जानते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया कैसे कंसल्ट होता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है, कैसे इस इंफॉर्मेशन को फिर जो है अपने यूजर्स तक पहुँचाया जाता है। फिर जब मैंने पहले बात की थी कुछ मज़ीद स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ती हैं, जैसे यूज रिसर्चर्स को हेल्प आउट करना पड़ता है उनके एंड नोट के हवाले से, उनके रेफरेंसेस जो है वो डेवलप करने के हवाले से, साइटेशन मैनेजमेंट के हवाले से, उनके डाटा एनालिसिस के हवाले से, डाटा कलेक्शन के हवाले से। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, आप वो भी अगर साथ में सीख लेते हैं, स्किल्स आपकी डेवलप हो जाती हैं, तो फिर आप वाकई प्रोफेसर ऑफ द प्रोफेसर्स एंड टीचर ऑफ द टीचर्स जो है वो कहलाने के हकदार होते हैं। इसीलिए फिर बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे आपके यही एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स जब किसी मार्केट में जाते हैं तो वो लाइब्रेरी समझते हैं कि देखें इन लोगों ने हमारी रिसर्च के अंदर इतनी हेल्प की जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज पर जो है वो मौजूद है। इसी वजह से इनको टीचर ऑफ टीचर्स, प्रोफेसर ऑफ प्रोफेसर्स का लक़ब जो है वो दिया जाता है। इसीलिए लाइब्रेरियंस को जो है वो कहा जाता है कि ये सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये जो है वो एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं इन नॉलेज, इन ब्रिज। यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं ना बिब्लियोग्राफी के ना दो एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले आप एक और एस्पेक्ट वो कवर कर लें, फिर बिब्लियोग्राफी के मैं दो एस्पेक्ट कवर करूंगा, देन जाके आपको क्लियर होगा कि बेसिकली ये बिब्लियोग्राफी होती क्या है। यहाँ मुझे आपकी कंसंट्रेशन की, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीज इसके अंदर आएगी और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, अपनी कंसंट्रेशन जो है वो रखिएगा। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन रेज हो देख लीजिएगा ताकि एंड पे फिर हम इसको डिटेल में जो है इसके ऊपर बात कर सकें। अब देखें, बिब्लियोग्राफी से पहले हम बात करते हैं रेफरेंस की। एक तो हम बात कर रहे हैं ना रेफरेंस सेक्शन की, रेफरेंस सोर्सेज की, ठीक है, एक बात ये हो गई। ये अब जो मैं बात कर रहा हूँ रेफरेंस की, ये उससे डिफरेंट है। इसको भी हम रेफरेंस ही कहते हैं, लेकिन उस से इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा होगा कि हर बुक के एंड पर या आर्टिकल
रेफरेंस साइट किए जाते हैं। रेफरेंसेस का पोर्शन होता है, रेफरेंसेस लिखे हुए होते हैं। ठीक है, आपने अगर बुक के एंड पे कोई एक जर्नल बुक ले लें या कोई रिसर्च से रिलेटेड बुक ले लें, तो आपने देखा होगा कि उस बुक के एंड उठाए तो कोई भी थीसिस उठा लें, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, किसी लेवल का भी आप थीसिस उठाकर देख लें, तो आप देखेंगे कि थीसिस के एंड पर रेफरेंसेस का चैप्टर होता है, रेफरेंसेस लिखे हुए होते हैं बकायदा तौर पर। ठीक है, वो रेफरेंसेस होते क्या है? वो रेफरेंसेस ये होते हैं कि एक रिसर्चर जब अपनी रिसर्च के अंदर मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है, एक रिसर्चर जब मुख्तलिफ सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उस सोर्स को साइट करता है, उस सोर्स को बकायदा तौर पर मेंशन करता है कि मैंने इस सोर्स से ये चीज कंसल्ट की है। ठीक है, उस सोर्स को मेंशन खास प्रोसेस होता है। ठीक है, उस सोर्स को लिखने का, मेंशन करने का एक खास प्रोसेस होता है। ठीक है, जब उस प्रोसेस के तहत आप जब उस सोर्स को लिखते हैं तो उसको रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, उसको रेफरेंस कहते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करना है, इसको फिर कंपैरिजन करना है बिब्लियोग्राफी के साथ, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अब कंसंट्रेशन आपकी रिक्वायर्ड है, इस टर्म को थोड़ा सा समझ लें कि रेफरेंस जो है, हर हर जब कोई इंफॉर्मेशन किसी सोर्स से कलेक्ट करता है, यूं समझ लें कि एक रिसर्चर को किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है, तो वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स देखेगा, किताबें देखेगा, वेबसाइट्स देखेगा, कोई रेफरेंस बुक्स देखेगा। इसी तरह ये है ना, जब इस तरह की चीज़ों को वो कंसल्ट करेगा तो तब जाके वो अपनी कुछ चीज़ें लिख पाएगा। तो वो जो अपना आर्टिकल लिखेगा, फिर एंड पे वो बताएगा कि मैंने फलां इंसाइक्लोपीडिया भी देखा था, फलां डिक्शनरी भी देखी थी, फलां आर्टिकल भी देखा था, फलां किताब को भी कंसल्ट किया था, फलां मैगजीन को देखा था, फलां वेबसाइट को देखा था, फलां डेटाबेसेस को मैंने देखा था। तो ये जो 8-10 चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, वो फिर इनको बकायदा साइट करेगा, इनको लिखेगा कि इंसाइक्लोपीडिया फलां मैंने कंसल्ट किया, मैंने फलां डिक्शनरी कंसल्ट की, मैंने फलां बुक को कंसल्ट किया। अब अब ये जो लिखेगा, उस लिखने का एक खास स्टाइल होगा। बुक के बारे में लिखेगा तो वो बताएगा कि जी बुक का टाइटल ये है, बुक का ऑथर ये है, बुक का पेज नंबर ये है, कि मैंने यहाँ से ये चीज उठाई है। इसी तरह आर्टिकल का होगा तो आर्टिकल का टाइटल ये है, आर्टिकल का ऑथर ये है, आर्टिकल कब पब्लिश हुआ, आर्टिकल किस जो है वो जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ, और किस डेट को मैंने वहां से कंसल्ट किया, तो वो लिखेगा। वेबसाइट से लिया तो वो लिखेगा कि जी फलां वेबसाइट, उसका यूआरएल ये था, इस डेट को इतने बजे जो है मैंने ये वेबसाइट कंसल्ट की थी, और यहाँ से मैंने ये चीज जो है वो उठाई थी या लिखी थी या यहाँ से देखी थी। ठीक है, अब जब इस चीजें लिखेगा तो उसी को आप जो है वो जो उसकी लिस्ट मैंने इन सोर्सेज को कंसल्ट किया, तो उनको कहते हैं रेफरेंसेस, उनको कहते हैं रेफ। ईयर हो तो सर्च करिए, कंफ्यूजन बता दीजिए ताकि हम मजीद आगे चलने से पहले इसी कंफ्यूजन को दूर कर दें, ताकि हमें आगे फिर कंफ्यूजन ना हो। यहाँ तक रेफरेंस तक अगर बात क्लियर है तो काइंडली मुझे सिर्फ एक मैसेज करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि जी बात क्लियर है। थैंक यू। अब हम इसको मजीद जो है वो आगे लेके मैं चलता हूँ। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि रेफरेंसेस ये होते हैं।
अब हम बात करते हैं कि बिब्लोग्राफी क्या होती है। व्हाट इज बिब्लोग्राफी? बिब्लोग्राफी जो है वो होती क्या है, फिर आपको क्लियर होगा कि बिब्लोग्राफीज भी रेफरेंस सेक्शन के अंदर हम रखते हैं। इनको बिब्लोग्राफी इसलिए कहते हैं। एक रिसर्चर एक रिसर्चर जब अपनी रिसर्च करता है तो वो जहाँ रेफरेंसेस बनाता है वहाँ पर उसने आर्टिकल, कोई 5 से 10 आर्टिकल सर्च किए, ठीक है। उसने 8 से 10 कोई किताबें सर्च की हैं, ठीक है। फिर उसने कोई 8-10 वेबसाइट्स देखी हैं, फिर उसने कोई 15-20 मैगजीन्स देखे हैं, ठीक है। अब ये जो इन सब की, अब ज़रूरी नहीं है कि उसने जो 8 आर्टिकल देखे हैं, 8 आर्टिकल पढ़े हैं, उन सब में से कुछ ना कुछ उसने अपने रिसर्च के अंदर लिखा हो। ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है उसमें से उसने सिर्फ 2 को कंसीडर किया और बाकी 6 सिर्फ पढ़े हों को अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। 2 की कोई चीजें उसने वहां पर लिखी हों। अब जिसको एग्जैक्टली वो कंसल्ट करके अपनी रिसर्च के अंदर लिखता है तो उसको रेफरेंस के अंदर लिखेगा, उसको रेफरेंस में डालेगा। लेकिन उससे रिलेटेड जितनी चीजें उसने पढ़ी होंगी, जैसे मैंने अभी बात की ना कि वो 8 आर्टिकल निकालता है, 2 को कंसल्ट करता है और 6 को सिर्फ पढ़ता है, लेकिन वो है रिलेटेड टॉपिक। तो बिब्लोग्राफी में वो क्या करेगा, जब बिब्लोग्राफी बनाएगा तो उसमें रेफरेंस में आए थे सिर्फ 2, बिब्लोग्राफी में आएंगे 8 के 8, ठीक है। सिर्फ ये फर्क है बिब्लोग्राफी का कि बिब्लोग्राफी में वो क्या करेगा, वो बिब्लोग्राफी बनाते हुए, अच्छा है कि एक और बात भी ध्यान में रखें कि रिसर्चर हमेशा अपने थीसिस के अंदर जहां रेफरेंस बनाते हैं वहां पर बिब्लोग्राफी का पोर्शन भी बनाते हैं कि रेफरेंसेस ये हैं और बिब्लोग्राफी ये है, ठीक है। तो बिब्लोग्राफी भी एंड पर, दी के एंड पर, या अपने थीसिस के एंड पर जहां रेफरेंसेस दिए होते हैं वहां बिब्लोग्राफी भी दी हुई होती है। तो बिब्लोग्राफी में वो क्या करेगा कि उसने अपनी रिसर्च से रिलेटेड जहां जहां से भी मटेरियल उसने कलेक्ट किया है, फिर उसको पढ़ा है, चाहे उसमें किया है या नहीं किया है, लेकिन उसके पास एक दफा उसने उसको कंसल्ट जरूर किया, देखा जरूर है, तो वो उसको क्या करेगा, बिब्लोग्राफी में डाल देगा, ठीक है। तो इस तरह कंप्लीट लिस्ट ऑफ कंसल्टेड मटेरियल, ठीक है। रेफरेंस में तो वो होगी ना जिसको उसने एग्जैक्टली कोट किया है अपनी रिसर्च के अंदर, ठीक है। लेकिन बिब्लियोग्राफी में एक कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी जिसको उसने कंसल्ट किया है। तो ये इसको भी बनाने का स्पेसिफिक एक तरीकाकार होते कैसे है भाई। वेबसाइट से लेंगे, वेबसाइट देखी हुई है तो उसको इस तरह, बुक देखी हुई है तो उसको इस तरह, आर्टिकल कोई है तो उसको इस तरह से बनाएंगे, टाइटल लिखेंगे, ऑथर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, किसी को अटैलिक करेंगे, कहीं कॉमा लगेगा। तो ये एक खास स्टाइल होता है, ठीक है। वो जब जरूरत पड़ेगी चीजें जो है वो देखेंगे। अभी आपको पहला सेमेस्टर है तो सिर्फ यहीं तक हम महदूद रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेफरेंस और बिब्लोग्राफी। अब हम आते हैं बिब्लोग्राफीज के ऊपर कि ये रेफरेंस सेक्शन में किस तरह से बिब्लोग्राफीज जो है वो वर्क करती है। यहाँ पर अगर मैं एक दो चीज़ें आपको और क्लियर कर दूं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा कि बजाय इसके कि हम बाद में उसको, यहाँ पर बात चल रही है, आप बात सुन रहे हैं तवज्जो के साथ, तो एक दो चीज़ें बिब्लोग्राफी से रिलेटेड और भी क्लियर करते चले जाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, अगर यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो आप लाइब्रेरी साइंस की लाइफ में जो है वो सुकून सुकून में रहेंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, मैंने देखे हैं खुद, मास्टर्स कर लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन होती है उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो यहीं पे एक दो चीजें और हैं वो भी आप क्लियर कर रहे हैं कि बिब्लोग्राफी, देखें आप लोग समझदार हैं, थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपकी और मुझे चाहिए होगी कि मजीद कंसंट्रेट करें। हमने रेफरेंस देख लिया, बिब्लोग्राफी देख ली, एक बिब्लोग्राफी और भी होती है जिसको हम बिब्लोग्राफी कहते हैं, ठीक है। एक बिब्लोग्राफी एक और भी होती है, वो क्या होती है, वो बिब्लोग्राफी ये होती है कि
जब हम किताबें परचेज करते हैं, जब हम लाइब्रेरियन जब किताबें परचेज करता है ना, तो वो बिब्लोग्राफीज को कंसल्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे बिब्लोग्राफीज जो है वो क्या है, वो ये है कि मार्केट के अंदर एक पब्लिशर है, उस वो पब्लिशर ने जितनी भी किताबें छापी हैं, उस पब्लिशर ने जितनी भी किताबें छापी हैं, वो उसका क्या करता है, उन तमाम किताबों की एक लिस्ट बना पब्लिश। ठीक है। बेसिकली बिब्लोग्राफी होती है, उस पब्लिशर की बिब्लोग्राफी होती है। इसीलिए यहाँ पर लोग कंफ्यूज, हम तो सिर्फ रिसर्चर स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना कि बुक के एंड पर बिब्लोग्राफी जो है वो इस तरह से मेंटेन हुई होती है, वो भी है। लेकिन मार्केट के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइब्रेरियन यहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्लियर होना चाहिए कि बिब्लोग्राफी जो है, पब्लिशर्स जो अपना कैटलॉग बनाते हैं, पब्लिशर्स जितनी किताबें छापते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, उसी लिस्ट को बिब्लोग्राफी कहते हैं। ठीक है। उसको बेसिकली जो उसका नाम होता है वो होता है ट्रेड बिब्लोग्राफी। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेड बिब्लोग्राफी। तो ट्रेड बिब्लोग्राफी जो है, पब्लिशर्स जब आपको लिस्टें प्रोवाइड करता है तो वो उसकी ट्रेड बिब्लोग्राफी, ट्रेड मीन आप बिल्कुल क्लियर है, आपने सेल परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए उसको ट्रेड बिब्लोग्राफी जो है वो कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, स्क्रीन पे ऊपर देखें कि क्या है। बिब्लोग्राफीज bibliographies help provide information about various ideas by providing reference topic। मैंने बात की है ना कि कोई किताब है, कोई आर्टिकल है, कोई वेबसाइट है, कोई रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उससे रिलेटेड उसमें जो वैसे आइडियाज जो आते हैं, उनको साइट जो करते हैं, उनकी जो लिस्ट बनाते हैं, उसको बिब्लोग्राफी कहते हैं। बिब्लोग्राफीज टिपिकली इंक्लूड साइटेशंस that reference the work, author, publisher, and place of publication. Sometimes they include annotations or brief summaries of the work they cite as well। जिसमें पहले बात की कि हर बुक के एंड पर रेफरेंस दिया होता है, उसके बाद दिया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की गई है, उस उस बुक का नाम पब्लिक इस तरह से चाहिए, बिब्लोग्राफी कहलाती है। दिस इज समथिंग ऑन रिसर्च बट इज देयर अदर मोर यू टू सोर्स दैट विल बी यूजफुल इन योर रिसर्च। हमने बात की थी ना पहले कि रेफरेंस में और बिब्लोग्राफी में फर्क ये बताया गया है। अंदाज में आपको समझा दिया है कि और बिब्लोग्राफी होपफुली होपफुली कि आप यहाँ तक क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हैंडबुक्स। हैंडबुक्स क्या होते हैं और मैनुअल्स क्या होते हैं। हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स, बहुत आसान सी बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज मार्केट से परचेज करते हैं, जब भी आप कोई भी चीज, आजकल तो कोई भी चीज, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, में रद्द होगा, ऐसे ही उसका मैनुअल भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप प्रिंटर पर परचेज करते हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम आप ऐसे खोलेंगे, ये ऐसे प्लग इन करेंगे, ऐसे उसका टोनर डालेंगे उसमें,
इस तरह से आपने उसको चलाना है, ये उसका सॉफ्टवेयर होगा, इसको ऐसे इंस्टॉल करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग उस मैनुअल के ऊपर होती है कि इसके पार्ट्स ये हैं, निशान लगे हुए होते हैं, एरोज लगे हुए होते हैं कि इसके ये पार्ट्स हैं, इनके नाम ये हैं, आपने इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और फिर उसका पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि जी आपने प्रिंट उसमें से कैसे लेना है, कहाँ से ट्रे का क्या मकसद है, सेकंड ट्रे का मकसद क्या है, तो पेज कहाँ से जाएगा, कहाँ से निकलेगा, कैसे आएगा, प्रिंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें अगर इस तरह हो तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे तो ये मतलब एक छोटी सी चीज़ है, प्रिंटर है, उसका पूरा ये चीज़ पुख्त किया है। वो दो दो तीन तीन लैंग्वेज इसलिए होती हैं कि उस कंपनी का जिस जिस मुल्क के साथ जिस जिस लैंग्वेज जो यहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ उसका जिस जहाँ उसने लिखना होता है, तो वो उस लैंग्वेज को भी साथ अटैच करता है। जिस तरह चाइना और पाकिस्तान, अक्सर चीज़ें हम देखते हैं कि वो चाइनीज़ में भी लिखी होती हैं और उर्दू में भी लिखी होती हैं। अक्सर चीज़ें हम देखते हैं वो अरेबिक में भी लिखी होती हैं और उर्दू में भी और साथ चाइनीज़ में भी। बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो ये तो है आपके मैनुअल्स। हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स कंटेन प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत ही आसान सी बात मैंने लिख दी है यहाँ पर। हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स contain practical information on a topic. You might think of this very book to be a type of handbook or manual to research. Handbooks on academic disciplines are king of the field. सोर्सेस के अंदर हम बात जो है वो कर रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया की बात की हमने, डिक्शनरीज की बात की, थिसारस की बात की हमने, बिब्लोग्राफीज की बात की। बिब्लोग्राफीज में मैंने आपको रेफरेंस का कॉन्सेप्ट बताया, बिब्लोग्राफी का कॉन्सेप्ट बताया, ट्रेड बिब्लोग्राफी का कॉन्सेप्ट बताया, और यहाँ पर फिर मैंने आपको हैंड बुक्स के बारे में बताया और मैनुअल्स के बारे में जो है वो डिफाइन किया। नेक्स्ट है हमारे पास अल्मेनिक्स। अल्मेनिक्स क्या होता है? व्हाट इज अल्मेनिक्स? अल्मेनिक्स आपके बेसिकली आपका एक किस्म का कैलेंडर होता है जिसके अंदर बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। किसके बारे में?
लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, इवेंट्स के बारे में। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है अल्मेनिक का। अल्मेनिक अल्मेनिक के अंदर एक किस्म का क्या होता है जी, कैलेंडर्स होते हैं जिनके अंदर बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बताई जाती है लोगों के बारे में और मुख्तलिफ इवेंट्स के बारे में। ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक होते हैं। दीज सोर्सेज कंटेन स्पेसिफिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यू माइट नीड टू हैव टू साइट इन अ पेपर। आपकी रिसर्च के लिए जो है वो अल्मेनिक्स जो है वो यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वर राइटिंग ए पेपर ऑन Tibetan culture and wanted to find a list of the holidays celebrated there and when they occur, you might look for a Tibetan almanac. ठीक है, अगर आप या यूं समझ लें कि अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइना का कल्चर कैसे है, ठीक है, और चाइनीज लोग जो है अपने उनके त्यौहार कौन से हैं, वो अपने कौन से दिनों को मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, उनकी हॉलीडेज कब कब होती हैं, आप मैच करें को आप चाइना के साथ चीज आ रहे थे कि चाइना का कल्चर ये है, वहाँ ऐसी है, इसी और इन एज में वहाँ इस करेंगे ना, तो अब हम अल्मेनिक से वो चीज़ कंसल्ट कर सकते हैं। देखें, इवन के हम तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर मुझे मुल्तान से इस्लामाबाद जाना है, तो मुल्तान और इस्लामाबाद की आबो हवा में फ़र्क है, वहाँ के मौसम में फ़र्क होता है। मुल्तान में एक अगर गर्मी होती है तो वहाँ पर मौसम जो है वो बिल्कुल ठीक होता है। अभी मुल्तान में सर्दी स्टार्ट नहीं होती तो इस्लामाबाद में सर्दी बढ़ जाती है। तो अब ट्रैवल करने से पहले अगर आप ये चीज़ें पहले से देख लें तो ट्रैवलिंग, एक तो ट्रैवलिंग आसान, दूसरा वहाँ की आपका रहन सहन, मतलब वहाँ पे अगर डेफिनेटली आपने अब वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पैकिंग होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लोग मैनेज करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन इवन के अपनी लाइफ ही बनाते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो आप और मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे। बहरहाल
अभी आप वही जी मैंने which are required to get तो आपको बिब्लोग्राफ क्या है, उसके अलावा बहरहाल यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। जनरल रेफरेंस सोर्सेज में बिब्लोग्राफिकल सोर्सेज जो है वो क्या होते हैं। बिब्लोग्राफीज एंड अदर bibliographical sources about individual birth and death dates and such। अब मजा आएगा अगर आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है और आप डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं पिछली तमाम मेरी बिब्लोग्राफी के ऊपर जो बात है और यहाँ पर जो मैं बात करने लगा हूँ। मज़ीद कंसंट्रेशन आप लोगों की रिक्वायर्ड होगी कि अगर आप यहाँ पर मेरी ये इस बात को समझ जाते हैं कि कोशिश होगी कि मैं आसान एग्जांपल्स में आपको ये बात भी समझा दूं कि बिब्लोग्राफिकल सोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, जिसको हम बेस बनाकर उनको रेफरेंस सेक्शन के अंदर रखते हैं और अपने जर्नल रेफरेंस सोर्सेज में हमने डाला हुआ है। तो बिब्लोग्राफीज क्या होती हैं। बिब्लोग्राफीज एंड अदर बायोग्राफिकल सोर्सेज contain biographical information about individuals such as birth and death dates and major accomplishment and certain feat। बायोग्राफिकल जो सोर्सेज होते हैं ना, या बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है एक इंडिविजुअल की, ठीक है, एक इंडिविजुअल की बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को जब आप एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बनता है, वो आपका बायोग्राफिकल सोर्सेज बनता है। अच्छा, और क्लियर कर लें, मेरे ख्याल में मैंने पीछे जो है शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैंने इस बायोग्राफिकल सोर्सेज को बिब्लोग्राफिकल सोर्सेज का नाम दिया है। तो आप काइंडली अपने जहन से वो बात निकाल दें, शायद मैं गलत जो है प्रोनाउंस कर गया हूँ। ये बिब्लोग्राफिकल सोर्सेज नहीं है, बायोग्राफिकल सोर्सेज है। ओके, बायोग्राफिकल, नॉट बिब्लोग्राफिकल, बायोग्राफिकल। बिब्लोग्राफिकल भी है, वो फिर मजीद एक और उसमें चले जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं समझा शायद वही बिब्लोग्राफी की चूंकि बात चल रही थी, मैंने समझा कि शायद वही बिब्लोग्राफिकल सोर्सेज आ गए हैं। बहरहाल आप किस्मत अभी अच्छी है, अगर वो आ जाते और मैं यहाँ पर जो मैं अभी फौरन माइंड बना बैठा था वो बात करता तो शायद आप वाकई कंफ्यूज हो जाते, जो हम पहले बातें कर चुके हैं। एनी हाउ, मैं थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज था कि फर्स्ट सेमेस्टर में अगर इस तरह की बात चलेगी तो स्टूडेंट्स जो है वो किस तरह उनकी अप्रोच क्या होगी और किस तरह इसको लेंगे। एनी हाउ, तो यहाँ पर जनरल रेफरेंस सोर्सेज में हम बात कर रहे हैं बायोग्राफिकल सोर्सेज की, ठीक है। बायोग्राफिकल सोर्सेज में बायोग्राफीज बायोग्राफीज ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो जाता है कि बायोग्राफीज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसके अंदर एक इंडिविजुअल से रिलेटेड उसकी तमाम बायोग्राफी जो है वो डाल दी जाती है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे हमारे पीपल्स यहाँ के अंदर जिनके बहुत मुल्क के हैं, उसका कोई वजीर आजम है, कोई सदर है, इस तरह के लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी ना बायोग्राफीज किताबों में बायोग्राफीज छापते हैं कि उस आदमी की, जैसे कायद आजम है, अल्लामा इकबाल है, कि भाई ऐसे बड़े लोग जो दुनिया में जो कुछ ऐसा काम कर जाए तो फिर उनकी उनके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, बायोग्राफीज। तो भाई उनकी पैदाइश से लेके उनकी डेथ तक उन उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की जाती है, वो आपकी बायोग्राफीज होती हैं। तो इनको भी रेफरेंस सेक्शन में ही रखा जाता है क्योंकि बहुत कम लोगों की बायोग्राफीज होती हैं, अगर होती हैं तो वो किसी मकसद के लिए होती हैं, इसीलिए जो है उनको रेफरेंस सोर्सेज के तौर पर यूज़ किया जाता है कि कोई ख़ास बात जो उस आदमी
से रिलेटेड हो या कोई खास बात जो उस आदमी ने की हो, तो वो उस बुक से वो आपको मिल जाती है। इस वजह से ये भी जर्नल रेफरेंस सोर्स के तौर पर यूज होती है। बायोग्राफीज एंड अदर बायोग्राफिकल सोर्सेज कंटेन बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स such as birth and death dates and major accomplishments in a certain field. If you have a paper if you have a paper to write on a theory or a point in history, you could use biographical sources to find background information for a sub-argument or point in your paper. If you are writing an entire paper on an individual, you will likely need more information that you would find a biography in the reference section. डेफिनेटली आप एक कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और किसी खास आदमी के ऊपर कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है और आप उसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं या उसका बैकग्राउंड देखना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसकी जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो आपको उसकी बायोग्राफी से जो है वो मिल जाती है। और आप एक ख़ास पेपर जो उसके ऊपर लिखना चाहते हैं एक इंडिविजुअल के ऊपर, तो आप बड़ी आसानी से उसको लिख सकते हैं। और फिर इस तरह का मटेरियल हमेशा रेफरेंस सेक्शन में ही रखा जाता है, वहीं से जो है वो कंसल्ट किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एटलसेस एंड गजेटियर्स। एटलस क्या होते हैं और गजेटियर्स क्या होते हैं? हाँ जी, यहाँ तक अगर मेरी बात आप सबको क्लियर है तो एक मैसेज करके मुझे बता दें, ताकि फिर हम मज़ीद जो है इसको आगे लेकर चलें। हाँ जी। सर प्लीज़ स्लाइड चेंज करें। किस लिए भाई? स्लाइड वापस करूँ या चेंज करूँ? मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं जिस स्लाइड पर बैठा हूँ उसी की बात कर रहा होता हूँ और फिर नेक्स्ट स्लाइड चला के और फिर आगे बात शुरू करता हूँ भाई। एनी हाउ, यहाँ तक बहुत सारे लोगों का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बात जो है वो बिल्कुल क्लियर है, तो अब हम इसको जो है वो आगे लेके चलते हैं। नहीं सर जी, अभी चेंज हुई। ताहिर अरशद, मेरे ख्याल में हो सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से स्लाइड आपको नहीं शो हो रही होंगी, बट मेरी 100% यही कोशिश होती है कि एक स्लाइड पर जब मेरी बात ख़त्म हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज करके बाकायदा तौर पे आपको दिखा के फिर उसके ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर ऐसा हो गया है तो इंटरनेट स्पीड की वजह से कोई ऐसा इशू हो गया होगा आपके साथ। बहरहाल चलें जी, अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हम बात कर रहे थे जनरल रेफरेंस सोर्सेज के अंदर एटलसेस एंड क्या होते हैं और गजेटियर क्या होते हैं। ओके, एटलसेस और गजेटियर्स। अब देखें, ये भी आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है मुझे। Atlases and gazetteers are two sources that you can primarily think about as related to geography, as related to geography। अब जियोग्राफी को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, कि एटलसेस और गजेटियर्स जो है वो आपके जियोग्राफी से रिलेटेड होते हैं। Both provide a variety of maps and historical geographic information। एटलस के अंदर और गजेटियर्स के अंदर, दोनों के अंदर ए वैरायटी ऑफ मैप्स, इनके अंदर क्या होते हैं? मैप्स होते हैं।
जो कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और प्लस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। एटलसेस और गजेटियर्स की जब भी बात हो तो आपने जियोग्राफी को सामने रखना। ठीक है, वेब के अंदर आपके मैप्स आते हैं। ठीक है, मैप्स होते हैं और हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है। These are useful if you need to understand where something is situated in the world। भाई दुनिया में कौन सी जगह कहाँ पर सिचुएटेड है, ओके, वहाँ पर ये आपके लिए यूजफुल होते हैं। अगर आपने दुनिया की कोई जगह ढूंढनी है तो आप एटलस और गजेटियर्स को कंसल्ट करते हैं, क्योंकि एटलसेस के अंदर मैप्स होते हैं। मैप, उन मैप्स को देख के आपको पता चल जाता है कि ये दुनिया के फलां कौन है। But useful to lines have been real time. For example, if you are writing a paper about a specific country over time, using atlases from the past or atlases that show shifting lines over time would help you understand if you also need to be researching surrounding countries, because at one point in time the country you are interested in covered that land area. Gazetteers also include geographical dictionaries to define places and locations. फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेपर लिख रहे हैं किसी भी मुल्क के हवाले से। ठीक है, किसी मुल्क के ऊपर आप उसकी हिस्ट्री या ज्योग्राफी के ऊपर, तो आप पिछले एटलसेस और कोई जो फ्रेश एटलस हो देख लें। बॉर्डर चल रहा है और इस मुल्क के अंदर जो है, इस एरिया में ये एरिया पहाड़ है, ये एरिया जो है वो आपका जंगलात है, इस एरिया में ये समंदर है, ये दरिया है, ये नदियाँ हैं। इस एरिया के अंदर जी आपकी जो है वो ये आपका जरखेज इलाका है, या यहाँ पर जो है लोग काश्तकारी करते हैं, ये फलां है, ये फलां है। टोटली डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे माइंस है, यहाँ पे मिनरल्स है, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर फला चीज़ है, यहाँ पे कोयला है, यहाँ पे नमक है, क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इन्हीं एटलसेस और गजेटियर्स से जो है वो मिल जाती है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। एक किस्म की आपकी डिक्शनरी होती है, जियोग्राफिकल डिक्शनरी। गजेटियर आपकी एक किस्म की जियोग्राफिकल डिक्शनरी होती है।
अच्छा जी, मुख्तलिफ लोग हैंड रेज कर रहे हैं तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन चल रहा है। आबिद हुसैन, डियर सर, रिक्वेस्ट यू हैव प्रेस F5। आई नो F5 बटन, मैं ऑलरेडी फुल मोड पर हूँ। अब जिस तरह प्रोजेक्टर के ऊपर या आप सामने बैठे होते हैं तो वो स्क्रीन तो डेफिनेटली ऑनलाइन आपको शो नहीं हो रही होती है, तो मैं ऑलरेडी F5 प्रेस कर लेता हूँ। ये साथ में जो फुल मोड का बटन होता है उसको प्रेस कर लेता हूँ। ऑलरेडी ऑन फुल मोड। अभी मैंने उसको एस्केप करके वो किया है कि जब मुझे एक आवाज आती है क्लिक की कि किसी ने हैंड रेस किया है, देन आई हैव, अदरवाइज जो है वो फुल मोड है। सर, रिक्वेस्ट यू प्रेस 5 बटन, देन प्रेजेंटेशन स्लाइड विल बी शोन फुल स्क्रीन, थैंक्स, स्मॉल प्रेजेंटेशन नॉट शोन ऑन स्क्रीन। The request you if press F5 button, then again your message, again your message. Yes, जरा आप फोन्स को जूम कर दो सर, नेट नहीं चल। इरेलीवेंट मैसेज ना कीजिए, नेट नहीं चल रहा है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बाकी क्लास का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ना कीजिए। आपकी सजेशन का शुक्रिया F5 का। तो मैं ऑलरेडी फुल मोड के ऊपर ही जो है अपनी स्लाइड्स को चला रहा होता हूँ। बहरहाल चूँकि अभी प्रॉब्लम ये है कि चूँकि एक स्लाइड जो है वो ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ा सा मे बी आपको वो कम नज़र आ रही होती है। बहरहाल ये स्लाइड्स आपके साथ वैसे भी शेयर हो जाएंगी, कोई ख़ास अपना ग्रुप बनाया हुआ है तो कोई एक आदमी जो है वो मुझे भी उसका लिंक शेयर कर देगा ताकि मैं भी उसमें अपनी चीज़ें जो है आपके साथ फिर शेयर कर सकूँ। अपनी स्लाइड्स जो है वो वी वर टॉकिंग अबाउट एटलसेस एंड गजेट, जो है आपकी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को कंटेन्स करते हैं, और ये आपकी एक किस्म की जियोग्राफिकल डिक्शनरी होती है, प्लेसेस एंड लोकेशंस। व्हाट आर डायरेक्टरीज? डायरेक्टरीज क्या होती है? व्हाट आर डायरेक्टरीज? हाँ जी, very simple. Due to the internet, directories are less common than they used to be, but sometimes still answer questions you can't answer on the web. Directories include information about people or organizations such as address, contact information, services, products, and something biographical information or company histories. बात बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेट आने के बाद, कंप्यूटर आने के बाद डायरेक्टरीज जो है वो अपनी अहमियत खो चुकी है। डायरेक्टरीज जो है वो अपनी अहमियत खो चुकी है। अगर आप में से कुछ पुराने लोग मौजूद हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पीटीसीएल होता था, मोबाइल्स नहीं होते थे, पीटीसीएल होता था, तो हम लोग अपनी खुद पर्सनल एक डायरेक्टरी बनाया करते थे, जिसके अंदर हम क्या करते थे कि अपने जो पीटीसीएल, जिसके घर पीटीसीएल लगा होता था उसका एक नंबर जो है अपने पास सेव रखते थे, बकायदा लिख के रखते थे डायरियों के अंदर। बेसिकली जो डायरीज के अंदर हम कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल हम लिखते थे, वो आपकी डायरेक्टरी होती थी। प्लीज बकायदा कीट्स मिलती थी A to Z के भाई एक आने में ए वाले कॉन्टैक्ट आएंगे, फिर बी में कॉन्टैक्ट आएंगे, फिर सी में आएंगे। अगर हम एक ही जगह पर परेशान होते थे कि जी अब फिलहाल करना आए हैं, खासतौर कंप्यूटर आया है, कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, स्पेशली जब डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट आया तो वहां पर डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट खत्म किया। अदरवाइज आप देखें पीडीएफ वाले पूरी एक इतनी मोटी जिस तरह डिक्शनरी होती है उस तरह डायरेक्टरी छपती थी। कंपनीज इतनी मोटी मोटी की सालाना छपती थी, अपडेट होती थी हर 6 महीने के बाद, हर साल के जी डायरेक्टरी अपडेट वाले। खैर, तो अभी भी लाइब्रेरीज के अंदर स्पेशली जो डायरेक्टरीज
जो है लोगों के बारे में या कोई जगहों के बारे में कोई बनती है, तो वो लाइब्रेरीज में अभी तक एग्जिस्ट करती है, रखी जाती है। लेकिन आजकल के दौर में, आजकल के आज या ऑनवर्ड की मैं बात करूं, तो मैंने खुद अपनी लाइब्रेरीज के अंदर 4 साल से ट्रीज परचेज, और ना ही मैंने मार्केट में इस तरह की है, क्योंकि डेटाबेस अब हर जो है वो वेबसाइट्स के ऊपर डेटा
अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है, काइंडली उसमें या तो मुझे ऐड कर दें या कोई शख्स मुझे लिंक सेंड कर दे, ताकि वहाँ पर वेबसाइट आपका व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप होगा वहाँ पर ही इसको मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूँगा। या फिर आपका कोई एक आदमी, कोई एक, ज़्यादा लोग नहीं, कोई एक जो आप सब तक ये चीज़ पहुंचा सके, वो मुझसे रब्ता कर ले। मैं उसको ईमेल भी कर सकता हूँ, व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। मैं हर शख्स को अलहदा अलहदा ईमेल शायद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक आपके अपने इस पूरे क्लास का अगर कोई प्रॉक्टर है, अगर कोई आपका जो है कोई अगर आपने कोई सीआर बनाया हुआ है, तो काइंडली क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव है या किसी ग्रुप का एडमिन है जिसमें आप सब लोग ऐड हैं, तो काइंडली वो एक शख्स मुझसे रब्ता कर सकता है। कोई एक ईमेल तो मैं उसको कर सकता हूँ, गाए बगाए मैं सब लोगों को ईमेल नहीं कर सकूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि कोई एक शख्स जिसको मैं व्हाट्सएप कर सकूं, या मैं अपने इसी इसी फोरम के ऊपर अपलोड कर दूं, क्योंकि यहाँ पर भी अपलोड की ऑप्शंस मौजूद है। तो स्लाइड्स में अपलोड कर देता हूँ और आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर लें, या कोई एक शख्स व्हाट्सएप पर आ जाए और मैं उसको ये व्हाट्सएप कर देता हूँ, और फिर आप ग्रुप में खुद जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मैं अपना नंबर यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, बट गुजारिश मैं यही कर रहा हूँ कि कोई एक जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, काइंडली सिर्फ वो मुझसे रब्ता करके और मुझसे ये चीज़ें जो है वो जैसे साथ साथ चलती जाएंगी, मैं आपको शेयर करता रहूँगा। आबिद हुसैन, गजेटियर डिस्कस कर लें। देखें, हमने बात की है एटलस और गजेटियर्स। एटलस और गजेटियर्स जो है, ये दोनों आपको जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। देखें, हर मुल्क का अपना एक जोग्राफिया होता है ना, जिस तरह हमने पढ़ा था जोग्राफिया ऑफ पाकिस्तान, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, एफए में, कि जी हमारे मुल्क में जो है वो साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ ना कि हमारे मशरिक में फलां ममालिक, शुमाल में, जनूब में फलां ममालिक है, हमारे किस साइड से जो है वो समंदर गुजर रहा है, हमारे किस साइड पर जो है वो पहाड़ हैं, हमारे अपने मुल्क के अंदर हमारा ज़रखेज़ इलाका कौन सा है जहाँ पर हम काश्तकारी कर सकते हैं, हमारे किन इलाकों में पहाड़ हैं, पहाड़ों के सिलसिले हैं, और किन इलाकों में एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कि हम यहाँ से तेल निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा नमक निकल रहा है, यहाँ से हमारा कोयला निकल रहा है, यहाँ पर माइंस है, यहाँ पर मिनरल्स है, यहाँ पर फलां चीज़ है। तो जोग्राफिकल जितनी भी इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है वो सारी जो है वो इन्हीं गजेटियर्स में और एटलसेस में जो है वो, एटलसेस के अंदर मैप्स होते हैं। ठीक है, कि आपका पूरा मुल्क जो है वो डिफाइन होता है मैप्स, और मैप्स के ऊपर भी आपकी लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं, एरियाज ड्रॉ हुए होते हैं। ठीक है, और गजेटियर्स के अंदर आपकी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी, और गजेटियर्स में आपकी जो है वो ये एक किस्म की आपकी अपना जियोग्राफिकल डिक्शनरी भी होती है, डायरेक्टरी भी होती है।
और क्लास टाइमिंग बता दें। बेटा आप इस तरह की देखें, ये तो मासूमाना सवाल है। क्लास टाइमिंग जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से पहले लिखा हुआ होता है कि आपकी क्लास जो है वो इतने से इतने बजे तक की होती है। 2 घंटे की क्लास होती है। 8:45 आपका अगर स्टार्टिंग टाइम है, डेफिनेटली 10:45 इज एंडिंग टाइम। AUUMLIS। अच्छा जी, आप स्टूडेंट्स में से किसी ने जो है वो ग्रुप बनाया हुआ है, जो मुझे भी आपने ऐड किया है उसके अंदर। थैंक थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है MILS सेमेस्टर 1। इसको भी जो है, जो एडमिन है, इसको चेंज कर लें। नॉट MI, इट्स MLIS। इट्स MLIS, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। इट्स MLIS सेमेस्टर 1 चेंज कर लें। और साथ में आपने ऐड कर दिए, तो मैं यहाँ पर अपनी स्लाइड्स जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नहीं बेटा, जिसके भी क्लास टाइमिंग्स जो है आप सेशन के दौरान देखें ना, सेशन स्टार्ट करने से पहले शेड्यूल होता है, तो शेड्यूल में कि आपकी क्लास कितने बजे जो है वो स्टार्ट। बस ये वाली क्लास जो थर्सडे तक आपकी, जो मेरे साथ क्लास होगी, वो थर्सडे तक है। और डेली बेसिस पर 8:45 टू 10:45 जो है वो क्लास चलेगी। ओके, मैं यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो, यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा और आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आपका कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझसे कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन अगर आपका नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली यहाँ पर टाइप कर दें। अदरवाइज ये है कि फिर हम सेशन को एंड करते हैं। मैं रैंडमली चेक कर लेता हूँ कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में मौजूद भी हैं या सिर्फ जो है ऑनलाइन होके और फिर कहीं जा चुके हैं। मैं जिसका नाम जो है यहाँ से आपको पुकारूंगा, वो मुझे फौरी तौर पर जो है वो मैसेज कर देंगे। एक नाम मेरे सामने आ रहा है जी, इरशाद हुसैन। इरशाद हुसैन शाह। इरशाद हुसैन शाह, आर यू लिसनिंग माई वॉइस? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैसेज कर दें, इरशाद हुसैन शाह। दूसरे नंबर पर मरियम जफर।
मरियम जफर। मैं रैंडमली खुद चेक कर रहा हूँ, और बाकी लोगों को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ काइंडली सिर्फ वो मैसेज करेंगे। इरशाद हुसैन। मैंने इरशाद हुसैन, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? और मरियम जफर, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली एक मैसेज कर दें। अदरवाइज ये होगा कि मैं आपको जो है वो अब्सेंट शो करके और लेटर जो है वो भेज दूंगा हेड ऑफिस। हमें सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये ना हो आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो कि आप लोग वाकई क्लास ले रहे हैं या सिर्फ ऑनलाइन होने के बाद आप लोग कहीं चले जाते हैं। इसलिए मुझे रैंडमली चेक करना पड़ता है। अभी मैंने 2 नाम लिए और उनमें से किसी ने भी अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। आसिफा। आसिफा, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो काइंडली रिप्लाई कीजिए। आसिफा, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, फायजा रियाज। फायजा रियाज। फायजा रियाज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है फायजा रियाज? फायजा रियाज, मैं आपके रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ। फायजा रियाज, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी। सैयद नूर शाहजेब। सैयद नूर शाहजेब। यस। सैयद नूर शाहवेज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सैयद नूर शाहजेब। हाँ जी, सैयद नूर शाहजेब, आपका अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। सैयद नूर शाहजेब, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो काइंडली मैसेज कर दें। ये 2-3 नाम हैं जिन्होंने बिल्कुल जो है वो रिस्पांस नहीं किया है। यानी आप, अच्छा जी, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो मैं आज की इस प्रेजेंटेशन को, इस मीटिंग को जो है वो एंड कर रहा हूँ। और फिर कल तक के लिए जो है वो, कल इंशाल्लाह फिर 8:45 पर आपसे दोबारा जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।